अस्सलाम वालेकुम। टुडे our topic is quantum number and ये हमारा जो है वो very important topic है of this whole chapter and this almost like have all the important things that are related to this topic और मतलब कि ये हमारे पूरे केमिस्ट्री में थ्रू आउट काम आ रहा होता है। तो we will start with the introduction कि ये होता क्या है, what are its uses, quantum number। ओके सो श्रोडिंगर ने ये आइडिया दिया था and basically it represents the presence of electron in nucleus। ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड होता है, हमारा पहला पॉइंट ये है। और ये इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, स्ट्रक्चर, शेल, सब शेल, ये सारे पैरामीटर्स जो है ना वो डिस्क्राइब कर रहा होता है। तो हम वन बाय वन जो है वो हर एक को एक्सप्लेन करेंगे। बिफोर दैट देयर आर 4 क्वांटम नंबर्स, टोटल 4 क्वांटम नंबर्स। इनको हम क्वांटम नंबर क्यूएन लिखते हैं। फर्स्ट इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, देन azimuthal quantum number, then magnetic quantum number, and then spin quantum number. So all these explain about the position of electron, the shape of electron, the position of orbital, shape of orbital, shells, subshells और electrons की spin क्या है। तो ये सारा कुछ related to electron describe कर रही होती हैं। Moving towards, first we will describe principal quantum number, that is the very basic one। अच्छा, इसको हम सबसे पहले ये याद रखने की बात है कि इसको हम डिनोट करते हैं n से, and it determines or represents number of shells। So if n is equal to 1 then we are talking about the K shell, and if n is equal to 2 then we are talking about the L shell, and then n is equal to 3 then we are talking about M shell, so on। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि लाइक एक इलेक्ट्रॉन, उसका शेल कौन सा है। तो अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर पता है, लेट्स से हम कहते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन है एंड इट्स क्वांटम नंबर इज 4, तो उसका जो नंबर ऑफ शेल है ये कौन से शेल में प्रेजेंट होगा। तो वी विल इंस्टेंटली लो कि एन नो के एन इज इक्वल टू 4, तो हम जो है यहाँ पे वो हमारे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की बात कर रहे होते हैं। और फिर हमें पता चल जाएगा कि जो एन है अगर तो वो 4 है तो हम यहाँ पे एन शेल की बात कर रहे हैं। हम इस तरह से नंबर ऑफ शेल्स को डिटरमाइन कर रहे होते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने, एक इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है शेल में। फिर आगे वो कह रहा है कि n इज द ग्रेटर, द एनर्जी ऑफ शेल इज ग्रेटर सो इट्स साइज। जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी, n is directly proportional to the energy and is directly proportional to the size। अगर एक इलेक्ट्रॉन का n साइज बड़ा है दैट मींस द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर एंड इट्स साइज इज आल्सो हायर। And it was also like explained before by Bohr and Max Planck। बोहर की बोहर एटॉमिक थ्योरी थी एंड मैक्स प्लैंक की जो एटॉमिक ऑर्बिटल की थ्योरी थी। बोथ ऑफ दीज एक्सप्लेन अबाउट इट, एंड उसमें फिर ये बता रहे होती हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं दे जंप फ्रॉम n टू n। लाइक एक शेल से दूसरे शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दे जंप, और वो जब अपने से हायर की तरफ जा रहे होते हैं तो दे गेन एनर्जी, एंड जब वो लोअर की तरफ आ रहे होते हैं तो दे एमिट एनर्जी। ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट वी हैव एजिमुथल क्वांटम नंबर।
azimuthal. ओके सो azimuthal क्वांटम नंबर को हम n से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, l से, क्वांटम नंबर l, एंड l जो होता है वो डिटरमिन कर रहा होता है सब शेल को। और l के बारे में जो एक चीज दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि l इज ऑलवेज लेसर देन n। तो l की वैल्यू जो होती है ना वो 0 से लेके n-1 तक होती है। लाइक अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है तो दैट मीन्स कि l की वैल्यू 0 होगी, और अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है तो दैट मीन्स कि इसकी वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, बट कैन नेवर बी 2। इन दोनों की वैल्यू सेम कभी भी नहीं आ सकती। तो हम यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लेते हैं। अगर n इज इक्वल टू 1 तो l की वैल्यू 0 होगी, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट s सबशेल। देन n इज इक्वल टू 2, l इज इक्वल टू 1 और 0, और यहाँ पे हम p सबशेल की बात कर रहे होते हैं। फिर n की वैल्यू 3, l 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी होता है। तो जो 2 वैल्यू है यहाँ पे, ये मैं 1 की वैल्यू बता रही हूँ। लाइक ये तो वैल्यूज है ना कि 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, लेकिन ये जो मैं आगे लिख रही हूँ ना ये स्पेसिफिकली आई एम टॉकिंग अबाउट दिस लास्ट डिजिट वैल्यू। तो यहाँ पे अगर l की वैल्यू 2 है दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट d सबशेल। एंड देन अगर n की वैल्यू 4 है तो हम यहाँ पे 3 की बात कर रहे हैं, एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट f सबशेल। सब तो ये जो होती है ये वैल्यूज हमें डिटरमिन करती हैं कि स्पेस क्या है बिटवीन द न्यूक्लियस एंड सबशेल। कौन सा, यानी सबशेल हमारे पास वो एरिया होता है वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। तो हम यहाँ पे वो एरिया की बात कर रहे हैं, उस जगह सबशेल वो जगह है जहाँ पे द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। लाइक इफ वी आर टॉकिंग कि n इज इक्वल टू 2 तो हम कभी भी d सबशेल की तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि हम पता है कि d 2 अगर सेकंड शेल होता है तो d कभी भी डी एरिया में सब इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाए जाते हमेशा, या तो वो एस में होते हैं या पी में होते हैं। तो दैट्स हाउ इट्स टेलिंग अस अबाउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या होगी। और इसके अलावा ये शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को भी डिटरमिन करता है। अगर आप थोड़ा सा नीचे जाके देखो, नहीं यहाँ पे मेंशन नहीं है वैसे, जो इनकी शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं इनको अभी आपको इनकी शेप्स बता देती हूँ कि एस जो होता है दैट इज सॉसेज शेप, दैट इज डम्बेल शेप, दैट इज क्लोव लीफ, एंड दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। तो these are the different shapes of your subshell that we are talking about। और ये शेप जो होती है वो एल पे डिटरमिन कर रही होती है। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट एम। अच्छा जी, एम जो होता है ना इट रिलेट्स विद द 3D। अब ये एक याद रखने वाली चीज़ है कि एम यानी कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। सबसे पहली बात तो ये कि ये मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड सेकंड इट्स 3D, या इसको हम स्पेस से रिलेट करते हैं कि ये अरेंजमेंट ऑफ ऑर्बिटल और द
अरेंजमेंट ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन स्पेस। इसकी जो वैल्यू नॉर्मली होती है, वैल्यू दैट इज -L टू 0 टू +L। लाइक अगर L की वैल्यू 0 है तो इसकी भी वैल्यू 0 होगी और हमारे पास 0 स्पेक्ट्रल लाइंस होंगी। और यहाँ हमारी स्पेक्ट्रल लाइंस से मुराद हमारे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी हैं। ऑर्बिटल्स यानी कि डीजेनरेट हम ऑर्बिटल्स ऐसी ऑर्बिटल्स को कहते हैं दैट हैव द सेम एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड। यानी एक शेल एक सब शेल फर्दर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में डिवाइड होता है, डीजेनरेट सब शेल्स में डिवाइड होता है एंड ऑल दीज हैव द सेम एनर्जी। फिर हम जब एल की वैल्यू बात करते हैं 1, अच्छा ये जो है ना ये हम एस सब शेल की बात कर रहे हैं और ये हम पी ये हमने ऊपर भी डिस्कस की है। अब नाउ वी हैव एल इज इक्वल टू 1 तो एम की वैल्यू होगी +1 0 एंड -1 and here we are talking about 3 spectral lines, 3 degenerate orbitals और p के 3 generate orbitals होते हैं px, py and pz. So that's how it works. Then we have L की value is equal to 2 और ये हम D की बात कर रहे हैं। और जब हम D की बात कर रहे हैं L की वैल्यू 2 है, इसका मतलब ये है अच्छा इसका मतलब ये है अगर L की वैल्यू 2 है तो इसका मतलब ये है कि M की वैल्यू होगी +2 +1 +1 0 -1 -2 और ये 5 हैं। दैट मीन्स D के 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। इट हैज़ 5 स्पेक्ट्रल लाइंस और डीजेनरेट ऑर्बिटल कौन कौन से होते हैं? DXY DYZ DZX DX का स्क्वायर -Y का स्क्वायर and DZ का स्क्वायर। These are the 5 degenerate orbitals that are associated with our d orbital. Now we have L की वैल्यू 3 that is complicated और उसमें 7 spectral lines होती हैं, 7 degenerate orbitals होती हैं। We don't usually discuss it because इसकी shapes काफ़ी complicated होती हैं draw करने के लिए, लेकिन ये जो तीनों हमने ऊपर पढ़े हैं ना magnetic quantum numbers, इनकी shapes हम डिस्कस कर रहे होते हैं हमारे shapes of orbital वाले टॉपिक में। Next we have our spin quantum number, that is very important quantum number. Okay, so have you ever wondered कि like हम जब electrons की बात करते हैं तो why the two electrons stay together? एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, तो 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे है। तो हाउ दीज 2 इलेक्ट्रॉन्स और इनके लाइक जो चार्जेस हैं दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। तो मतलब कि चार्जेस सेम है तो सेम चार्जेस शुड रिपेल ईच अदर ना, इनके बीच में रिपल्शन होनी चाहिए। लेकिन हाउ कम दे लाइक स्टे टुगेदर और फिर वो एटम स्टेबलाइज भी होता है।
तो इसके पीछे जो एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है दैट इज अवर स्पिन क्वांटम नंबर, और स्पिन से हो रहा है कि ये स्पिन मूवमेंट या रोटेशन को शो कर रहा है। अच्छा, तो इसको अगर मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करती चलूँ, होता ये है, हमने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स के बीच में मैग्नेटिक चार्ज होता है। तो स्पिन क्वांटम नंबर उनकी स्पिनिंग को डिसाइड करता है, एंड दिस स्पिन मेक्स इलेक्ट्रॉन स्टेबल। आप अगर आपको फर्स्ट ईयर फिजिक्स से थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट हो, तो बेसिकली वजह होता यह है कि दीज इलेक्ट्रॉन्स दैट स्टे टुगेदर, इनकी स्पिन ऑपोजिट होती है, और इस ऑपोजिट स्पिन की वजह से दे डोंट रिपेल ईच अदर, रिपल्शन नहीं होती। उसकी रीजन क्या है? एक हाफ क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज। अब ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या करते हैं? जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, दे आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग एंड दे हैव लाइक सर्कुलर मोशन, स्पिनिंग मोशन। अगर एक ये इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज मूविंग लाइक दिस वे, एंटी क्लॉकवाइज, और फिर इसके साथ एक और इलेक्ट्रॉन है एंड इट इज मूविंग द ऑपोजिट वे लाइक क्लॉकवाइज। तो जो ये वाला एरिया होगा ना, यहाँ पे ये भी इस मोशन में है और ये भी इस मोशन में है, तो दे इनफोर्स ईच अदर। यहाँ पे फोर्सेस फोर्सेस एड अप होंगी। तो फोर्सेस एड अप होने के नतीजे में क्या होता है कि दे डोंट रिपेल ईच अदर। अगर यहाँ पे फोर्सेस ऑपोजिट होती, लाइक एक इधर आ रहा होता और एक उधर जा रहा होता, दे वुड कैंसिल आउट ईच अदर और ये दोनों दूर भागते। लेकिन यहाँ पे फोर्सेस क्या है? यहाँ पे फोर्सेस क्या है? दीज फोर्सेस आर ऑपोजिट एट दिस पॉइंट, और ये एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। दैट मीन्स दे आर एडिंग अप हियर, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को क्लोज लेके आ रही हैं। तो फोर्स एड अप हो रही है, और इसी वजह से यही रीजन होती है कि ये स्टेबल होती है। तो स्पिन क्वांटम नंबर बेसिकली डिस्क्राइब्स अस कि जो इलेक्ट्रॉन हैं दे आर हाफ पॉजिटिव, हाफ नेगेटिव, हाफ क्लॉकवाइज, हाफ एंटी क्लॉकवाइज अपने एक्सिस के अराउंड। दिस इज देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन, हम जैसे फिजिक्स में पढ़ते हैं। एंड लाइक दे आर एडिंग अप द फोर्स इन द मिडल एरिया हियर। और इसी की रीजन है कि जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं दैट हैव द सेम चार्ज, वो एक दूसरे को रिपेल नहीं कर रहे होते और वो एक ही जगह पे स्टेबली कनेक्ट रहते हैं। गोल्डस्मिथ ने ये आइडिया 1925 में प्रूव किया था, एंड नाउ इट इज नोन एज स्पिन क्वांटम नंबर। और इसको हम सेल्फ रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का फिनोमेना भी कहते हैं। अब हम डिसाइड करेंगे कि कैसे हम इलेक्ट्रॉन के लाइक एक सिंगल लाइन से हम उसकी पूरी पोजीशन का आइडिया लगाते हैं। तो लेट्स जस्ट से कि वी हैव अ इलेक्ट्रॉन हियर, we have a electron here, electronic configuration here, electronic configuration here, let's just say 2p x 1। तो ये 2 इसके n को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज द नंबर ऑफ शेल। p l को डिटरमिन कर रहा है, दैट इज 1।
एक्स प्लस वन को और ये वन स्पिन क्वांटम नंबर को. So each and every information is telling us about something about the position of the electron के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे लोकेटेड है, इसकी क्या पोजीशन है, क्या स्पिन है, कौन सा सबशेल है, each and everything. अब हम थोड़ी सी आपकी बुक में अगर एग्जांपल्स कोई गिवन है, आप अगर असेसमेंट 2.3 पे आए तो वी हैव फ्यू एग्जांपल्स जिनको हम सॉल्व करेंगे. Okay, the first is explain the role of principal quantum number in describing the energy of electron. इसको हम पढ़ेंगे अभी. When principal quantum number n is equal to 3, how many different values of azimuthal quantum number L की हम कितनी different values ले सकते हैं. तो L की वैल्यू हमेशा 0 से शुरू होके n-1 तक आती है. तो अगर हम इसको इस फार्मूला में पुट करें तो वी हैव आवर आंसर एज एल की वैल्यू होगी 0, 1 एंड 2. नेक्स्ट वी हैव emission spectrum and electronic configuration. Okay, so emission spectrum is a like it's like a spectrum lines जो कि जो है ना वो कॉन्फ़िगरेशन को डिटरमिन कर रही होती हैं. वो ऐसी रेज जो कि जो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है या एक एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है वो उसको डिटरमिन कर रही होती हैं. हमने बात की थी कि अगर एन दिस इज अवर के शेल, दिस इज अवर एल शेल एंड दिस इज अवर एम शेल. तो फर्स्ट फिनोमिना ये है कि जब एनर्जी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा या यहाँ से यहाँ पे जंप करेगा, लाइक फ्रॉम हायर टू लोअर, तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, रिलीज एनर्जी. और जब ऑपोजिट रिएक्शन होगा तो इट विल एब्जॉर्ब एनर्जी. अब एनर्जी एब्जॉर्ब कैसे होती है? इन द फॉर्म ऑफ लाइट, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. अब अगर उसको यहाँ से यहाँ जाना है तो वो एनर्जी रिलीज करेगा और उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी उसको यही रिएक्शन रिवर्स करने के लिए चाहिए होगी. लाइक अगर एक इलेक्ट्रॉन को के से मूव करना है एल में फॉर एग्जांपल, इट विल एब्जॉर्ब द एनर्जी ऑफ 200 जूल्स किलो जूल पर मोल. अगर वही इलेक्ट्रॉन एल से वापस आ रहा है के में, सॉरी एल से वापस आ रहा है के में, तो सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी 200 किलो जूल पर मोल वो रिलीज करेगा. लाइक अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम रहेगी, एक्सपेंस सेम रहेगा. पहले वो एब्जॉर्ब कर रहा था, अब वो रिलीज कर रहा है. तो ये चीज बस इसका ख्याल रखना है. फिर हम स्पेक्ट्रम लाइंस की बात करते हैं कि स्पेक्ट्रम लाइंस जो होती है ना ये एनालाइज करती हैं कि एनर्जी लेवल क्या है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, एंड उसकी जो वेवलेंथ होती है ना वो डिटरमिन करती है कि इलेक्ट्रॉन ने कहाँ से लेके कहाँ तक जंप किया. लाइक अगर स्मॉलर वेवलेंथ है तो दैट मीन्स कि उसने किसी फार वाले पे की है, लेकिन अगर लार्जर है तो उसने किसी दूर वाले पे किया है. और वो लाइंस जो है ना हमें एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में बताती हैं कि एनर्जी चेंज क्या आया, कितनी एमिट हुई है, कितनी एब्जॉर्ब हुई है. फिर वो उस एनर्जी क्वांटाइजेशन में यूज होती है. क्वांटाइजेशन होती है कि
एक एनर्जी क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। बोहर ने ये कॉन्सेप्ट दिया था कि एटम हैज दिस सिग्निफिकेंट क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल। अब specified quantity of energy is present in this shell and the specified quantity is present in the other shell। तो हर शेल की अपनी एक प्रॉपर क्वांटिटी में एनर्जी जो होती है ना वो प्रेजेंट होती है, और उनको हम एनर्जी लेवल से ऑफन जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। यानी वन, एनर्जी लेवल वन मीन्स E1 मीन्स एनर्जी लेवल ऑफ शेल नंबर वन, दैट इज अवर के शेल। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रिडक्शन की बात करते हैं, एंड इसमें हम यही कहते हैं कि लाइक ना जो स्पेक्ट्रम लाइंस होती हैं वो एटम की डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी लाइक एनर्जी अब्जॉर्प्शन, हमें ये बता, ये सब कुछ ना कलेक्टिवली हमें एटम की पोजीशन, उसका स्ट्रक्चर, वो कहाँ पे किस सब शेल में किस शेल में प्रेजेंट है, उसकी स्पिन कौन सी है, ये सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज दे रही होती है। तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस indicates major energy levels और इलेक्ट्रॉन शेल्स। इसमें हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को क्लासिकली पढ़ते हैं। आपकी जो प्रीवियस बुक थी दैट हैज़ अ कंप्लीट टॉपिक रिलेटेड टू दिस, आई गेस इस बुक में नहीं है वो। सो उसमें होता क्या है कि जो एमिशन स्पेक्ट्रम होता है ना वो कॉन्टिन्यूस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। लेट्स जस्ट से दीज लाइन रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ शेल, और एमिशन स्पेक्ट्रम हमें कुछ इस तरह से शो हो रहा होता है कि यहाँ से यहाँ तक आने में कितनी एनर्जी लगी है, शेल नंबर वन से लेके इन्फिनिटी तक, टू से लेके इन्फिनिटी तक, थ्री से लेके इन्फिनिटी तक। सो ये हमें ना एमिशन स्पेक्ट्रम बता रहा होता है, और फिर हम उस ये एनर्जी जो कि रिलीज हुई है उस एनर्जी के कलर को जो है ना एनालाइज करते हैं, और हम बताते हैं कि जो है ना इसकी एमिशन लाइंस जो है वो किस एरिया में है, विजिबल रीजन में है भी या नहीं, अल्ट्रा वायलेट में है, इंफ्रारेड में है, और अगर ये विजिबल रीजन में है तो ये कौन से कलर की वेवलेंथ को जो है ना वो पास ऑन कर रहे हैं। तो ऑल दीज थिंग्स आर एक्सप्लेन्ड इन अवर क्वांटम नंबर टॉपिक, कि हम हर चीज़ को बहुत ब्रीफली डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट वी हैव द रूल ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं, like we have a single, let's just say electron, and we have like हमें उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो हम बहुत सारे रूल्स हैं, चार रूल्स हैं, और उन चार रूल्स के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होते हैं। सो आवर फर्स्ट रूल इज ऑफ बॉव प्रिंसिपल। ऑफ बॉव यही कहता है कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है ना, दैट इज energy is distributed in increased एनर्जी, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी यही मुराद है। हमने बात की थी कि जब एन की वैल्यू हाई होती है तो दैट मीन्स कि एनर्जी हाई है, तो उसका साइज भी फिर उस लिहाज से ग्रेटर होता है। तो यहाँ पे वो बात कर रहा है कि हम लोअर से हायर एनर्जी की तरफ इलेक्ट्रॉन्स को डिस्ट्रीब्यूट करती है। लाइक अगर हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो हम सबसे पहले लोएस्ट में एनर्जी पुट करेंगे, दैट इज अवर 1s ऑर्बिटल, और फिर हम उससे हायर की तरफ आएंगे 2 एंड 3 शेल्स, एंड फिर उनके सब शेल्स। तो एनर्जी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन डिक्रीजिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब कि हम सबसे जो लोएस्ट एनर्जी वाला है दैट इज अवर के शेल, उसमें भी जो हमारा एस शेल होता है दैट इज द लोएस्ट वन, और फिर हम उससे हायर में आ रहे होते हैं, और हायर हमारा कौन सा होता है, हमारे 5 4 6 7 इस तरह से जो है ना
हम इनको फिर फिलअप कर रहे होते हैं विद एनर्जीज। तो इसने एक आपको पैटर्न भी दिया है कि हम पहले 1s में, पहले आपने ये चीज़ याद रख लेनी है कि हम 1 वाले को फिल करेंगे, फिर 2 वाले को फिल करेंगे, फिर 3 वाले को फिल करेंगे, फिर 4 वाले को फिल करेंगे। दैट इज़ द जनरल ऑर्डर। और फिर पहले हम s को फिल करेंगे, फिर p को फिल करेंगे, फिर d को फिल करेंगे और फिर f को फिल करेंगे। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सी अनोमलीज आती हैं, थोड़ा सा डेविएशन इन ओवर ट्रेंड, एंड दैट इज़ कि अगर हम अगर हम 3p तक बात करें तो 3p से आगे हमारा जो 4s होता है दैट हैज़ द लोअर एनर्जी और d की एनर्जी हाई होती है। अब उसकी रीज़न को थोड़ा सा हम देख लेते हैं। दैट इज़ अ नॉर्मलस बिहेवियर, और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में मोस्टली एमसीक्यूज इस टॉपिक से आ भी जाते हैं। सो लेट्स जस्ट से कि हमने इलेक्ट्रॉन को 1 2 3rd एंड देन 4th शेल में फिल कर लिया। अब यहाँ पे तो हमने वही किया कि पहले s को इसमें, फिर s को, फिर इसमें p को, फिर इसमें s को, फिर इसमें p को। लेकिन हम इसमें d को फिल करने से पहले यहाँ की s को करेंगे, बिकॉज एक तो डिस्टेंस बढ़ जाता है, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज न्यूक्लियर एनर्जी डिक्रीज, सॉरी न्यूक्लियर चार्ज हम इसको कहते हैं स्पेसिफिकली। और इन दोनों का जो डिस्टेंस है ना वो बहुत कम होता है, इतना कम कि इनकी एनर्जीज मर्ज हो जाती हैं। और D10 हैज़ द हायर एनर्जी देन 4s, तो इसलिए हम पहले 4s को फिल करते हैं। फिर इसी तरह जो हमारा 4d है दैट हैज़ हायर एनर्जी देन 3s, तो जो हमारे किसी भी नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन का नेक्स्ट शेल का d होगा दैट हैज़, सॉरी प्रीवियस शेल का d होगा दैट हैज़ हायर एनर्जी देन s of n। अगर n हमारे पास 4 है तो 3d वाले की एनर्जी हाइयर होगी, और अगर n हमारे पास 5 है तो 4d वाले की एनर्जी हाई होगी। दैट्स द रूल, क्योंकि हमारे पास एक तो कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहे हैं, उनकी एनर्जीज जो हैं वो क्वांटाइज हो रही हैं, और दूसरा ये कि जो है ना हमारे पास we have a lot of electrons to put in 4d 3d to complete, because d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पहले 4s2 के हम 2 इलेक्ट्रॉन्स को फिलअप करते हैं क्योंकि उनको फिर कम एनर्जी चाहिए होती है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, दैट इज़ अ स्लाइट एनोमस बिहेवियर। इसके बाद हम कंसेप्ट असेसमेंट 2.4 कर लेते हैं। इन विच ऑर्बिटल 11th इलेक्ट्रॉन विल बी कन्फिगर्ड। अब हमने उसने 11th इलेक्ट्रॉन की बात की है तो हम बात करते हैं 1s2 की, 2s2 की, 2p6 की। वैसे 2p ऑर्बिटल अगर वो कह रहे हैं ना तो हम 2p6 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये है 2p px2, 2p y2 एंड 2p z2। तो ये तीनों इसकी जगह भी आ सकते हैं। दैट आर 10। देन वी हैव 3s2, तो 3s इज द ऑर्बिटल और आंसर जिसमें कि हम 11th इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे। प्लेस द ऑर्बिटल्स विद इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल्स। ओके, एनर्जी इंक्रीजिंग लेवल का मतलब है कि हमने अफबाउ प्रिंसिपल को माइंड में रखना है। तो हमारे पास अभी 4 हैं, 5s 4p 4s, 3
D. तो these are the four. सबसे पहले इसमें 4s आता है, then we have 3D, then we have 4P and then we have 5S. अगर यहाँ पे 4D होता तो हम उसको 5S के बाद रखते, जो हमने ऊपर ये वाला रूल पढ़ा था इसके अकॉर्डिंग. सो दिस इज द करेक्ट अलाइनमेंट. नेक्स्ट वुड बी योर N+L रूल. इसको हम कल डिटेल से पढ़ेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल बी कंटिन्यूइंग टू अवर नेक्स्ट two rules. That was all for today. Thank you. Allah Hafiz.